हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 12 की जो हमारी बुक है बच्चों फर्स्ट समष्टि अर्थशास्त्र, उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो है, जिसका नाम है बच्चों इंट्रोडक्शन एंड समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं, इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, ये आप एमसीक्यू क्वेश्चंस जितने भी हैं हमारे, उसको अगर आप पूरा अच्छे से समझ लेंगे तो आपको चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को इस तरीके से सेट किया गया कि आपका क्वेश्चन, आपका जो चैप्टर है बच्चों, वो भी आपका क्या हो जाए, एक्सप्लेन हो जाए और रिवाइज हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चले बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा बच्चों, पहला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है किससे? बच्चों समष्टि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समष्टि को इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो। और समष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसा अर्थशास्त्र होता है जिसमें हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का अध्ययन बड़े लेवल पे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र रिलेटेड है, संबंधित है किससे? अर्थव्यवस्था में वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन के स्तर से। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था में, एक अर्थव्यवस्था के अंदर कितना वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उससे रिलेटेड है। कीमतों के सामान्य स्तर से। हाँ जी, कीमतों के सामान्य स्तर से रिलेटेड है। ठीक है, जीडीपी की वृद्धि से। समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जीडीपी का अध्ययन करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बच्चों उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा बच्चों सारे क्वेश्चंस को। और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं और तो बच्चों क्या करेंगे, आपको कॉपी लेके रखना है और अपने साथ एक पेन रखना है और इसको आप नोट डाउन भी करते जाएंगे। और साथ में आप लोगों ने कितने सही आंसर्स दिए हैं ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री है। बच्चों सामान्य कीमत स्तर जो होता है यह हम अध्ययन करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था ना, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? तो बच्चों सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देखिए, थर्ड देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, सामूहिकता शामिल है। सामूहिकता का मतलब क्या होता है? सामूहिकता का मतलब है ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र हो चाहे समष्टि अर्थशास्त्र हो, व्यष्टि में बच्चों छोटे स्तर पे अध्ययन करते हैं हम आर्थिक समस्याओं का, छोटे स्तर पे, इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्तर पे, जबकि समष्टि में हम बड़े स्तर पे अध्ययन करते हैं या समूह के लेवल पे, समूह एग्रीगेट पे। ठीक है, या पूरे देश की बात कर सकते हैं। व्यष्टि में भी हम समूह को, सामूहिकता मतलब ग्रुप्स को इंक्लूड करते हैं और समष्टि में भी हम इंक्लूड करते हैं। बस अंतर यह बच्चों कि इस व्यष्टि के माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो ग्रुप्स होते हैं वो छोटे ग्रुप्स होते हैं और समष्टि में जो ग्रुप होते हैं वो बहुत बड़े लेवल के होते हैं, एक अर्थव्यवस्था के लेवल का होता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए और बी दोनों सही है, सी है इसका सही उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए बच्चों, और जो चीज आपको डाउट में लगती है वो आप मेरे को लास्ट में कमेंट बॉक्स में कर देंगे, तो मैं इसकी डाउट क्लास की अलग वीडियो आपको बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बच्चों, आर्थिक एजेंटों में शामिल है। देखिए आर्थिक एजेंट क्या होते हैं, जैसे हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र, या हमारे समष्टि अर्थशास्त्र हो गया बच्चों, इसके अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति या संस्था, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डिसीजन लेते हैं। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर प्रोड्यूसर हो गया, उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, उपभोक्ता, ठीक है, ये डिसीजन लेते हैं। जबकि समष्टि के अंदर हो गया सरकार लेती है बच्चों डिसीजन। ठीक है, सरकार लेती है, गवर्नमेंट लेती है, आरबीआई लेती है। तो ये होता है आर्थिक एजेंट। क्या होता है बच्चों? आर्थिक एजेंट। सरकार होता है आर्थिक एजेंट, हाँ जी होते हैं, उपभोक्ता भी होता है, उत्पादक भी होता है, प्रोड्यूसर्स भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों उपरोक्त सभी। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था व्यष्टि अर्थशास्त्र के आर्थिक एजेंट या समष्टि अर्थशास्त्र, इसलिए हमने आंसर में लग दिया अपना उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामान्य संतुलन विश्लेषण से संबंधित है? वापस से सुनना बच्चों, सामान्य संतुलन विश्लेषण से कौन सा संबंधित है इनमें से? ठीक है, सोने के आभूषणों के बाजार में संतुलन। तो बच्चों देखो बाजार में जो संतुलन होता है ना, ये हम निकालते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थव्यवस्था के सभी बाजारों में संतुलन, अर्थव्यवस्था के बाजारों में संतुलन, ये तो व्यष्टि सामान्य कीमत संतुलन से संबंधित है, बी हो गया हमारा, इसको लिख लेते हैं अभी। प्रतिस्पर्धी बाजार में किसी वस्तु का संतुलित कीमत नहीं जी,
तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। पांचवें का क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सभी वस्तु और तथा सेवाओं का उपभोग कहलाता है। वापस से सुना बच्चों, एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के दौरान, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सभी वस्तु और सेवाओं के उपभोग क्या कहलाते हैं? समग्र मांग कहलाते हैं? नहीं जी। समग्र पूर्ति कहलाते हैं? नहीं। समग्र उपभोग कहलाते हैं? हाँ जी। एग्रीगेट कंजप्शन एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में जितने भी बच्चों वस्तु तथा सेवाओं पे उपभोग किया जाता है उसे हम कहते हैं समग्र उपभोग। क्या कहते हैं बच्चों? समग्र उपभोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हमारा क्या क्लियर हो गया बच्चों? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वस्तुओं का वर्गीकरण निर्भर करता है। बच्चों वस्तु को हम बांट कैसे सकते हैं, वस्तु का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? आपने अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा भी हो या ना भी पढ़ा हो, मैंने पहले कह दिया था, आपको वीडियो में क्लियर करेंगे। वस्तुएं होते हैं बच्चों जैसे उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, तो कुछ होते हैं पूंजीगत वस्तु। कैसे होते हैं बच्चों? पूंजीगत वस्तु। कुछ होते हैं बच्चों अंतिम वस्तु, तो कुछ होते हैं मध्यवर्ती वस्तु। क्या होते हैं बच्चों? मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, तो वस्तु का हम क्लासिफिकेशन करते कैसे? वस्तुओं के उपभोग पर करते हैं, वस्तुओं के उत्पादन पे करते हैं, या वस्तुओं के प्रथम प्रयोग पे करते हैं, या वस्तुओं के अंतिम प्रयोग पे करते हैं। तो बच्चों वस्तुओं का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, वर्गीकरण, वो हम करते हैं वस्तुओं के अंतिम प्रयोग पर। किस पे करते हैं बच्चों? वस्तुओं के अंतिम प्रयोग पर, कि भाई वस्तुओं का अंतिम प्रयोग कौन कर रहा है। ठीक है, अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है, उसी से वस्तु पता चलती है वो उपभोक्ता वस्तु है या पूंजीगत वस्तु है। उसी से पता चलता है अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है बच्चों, तो वस्तुओं का वर्गीकरण किस पे निर्भर होता है? तो वस्तुओं का वर्गीकरण वस्तुओं के अंतिम प्रयोगकर्ता पर निर्भर होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अंतिम वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। बच्चों मैंने अभी बताया था, एक होती है अंतिम वस्तुएं और एक होता है हमारा मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु। बच्चों अंतिम वस्तु क्या होती है? अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है जो उत्पादन की सीमा को क्या कर चुके हैं? पार। मध्यवर्ती वस्तु उत्पादन की सीमा को पार नहीं की है, ये उत्पादन की सीमा में चल रही है। अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है जो उत्पादन की, प्रोडक्शन की जो बाउंड्री होती है, उत्पादन की सीमा, उत्पादन की सीमा को क्या कर चुकी है बच्चों? पार कर चुकी है। मतलब प्रोडक्शन की जो बाउंड्री होती है वो क्रॉस कर चुकी है, कंजप्शन के लिए रेडी है। मध्यवर्ती वस्तु भी उपभोग के लिए तैयार नहीं है। अंतिम वस्तु का प्रयोग कंजप्शन उपभोक्ता करता है, कंज्यूमर, जबकि मध्यवर्ती वस्तु का प्रयोग उत्पादक भी करते हैं। ठीक है, तो अंतिम वस्तु का प्रयोग किया जाता है उपभोक्ताओं के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया हमारा? ए। क्या हो गया बच्चों? 8 का आंसर हो गया हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों? वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। देखिए बच्चों, एक होती है हमारी पूंजीगत वस्तु, पूंजीगत वस्तु, और एक होती है हमारी उपभोक्ता वस्तु, उपभोक्ता। इसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों कैपिटल गुड्स एंड कंजप्शन गुड्स। पूंजीगत वस्तु वे वस्तु होती है जो मानव की आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। कैसे संतुष्ट करते हैं बच्चों? अप्रत्यक्ष रूप से, उसे कहते हैं हम पूंजीगत वस्तु। और मानव की आवश्यकताओं को जो सीधा प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है उसे कहते हैं हम उपभोक्ता वस्तु। क्या कहते हैं बच्चों? उपभोक्ता वस्तु। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। उपभोक्ता वस्तु वे वस्तु होते हैं जो मानव की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। इस पर किया गया व्यय अंतिम व्यय कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अंतिम व्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है अपना? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बच्चों हमारा, पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तु हैं। अभी मैंने बताया था पूंजीगत वस्तु वे वस्तु होते हैं जो मानव की आवश्यकता को अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। पूंजीगत वस्तु पर किया गया व्यय क्या कहलाता है बच्चों? निवेश व्यय। क्या कहलाता है बच्चों? निवेश व्यय। ऑप्शन नंबर ए देखिए, जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्ष तक प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कुछ वर्षों तक प्रयोग किया जाता है ना। पूंजीगत वस्तुओं का प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में लंबे समय तक चलता है। एग्जाम्पल दूं? देखिए बच्चों, ये जो डिजिटल बोर्ड है इससे मैं क्या करता हूं? पैसे कमाता हूं। तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगी? पूंजीगत वस्तु, और ये उत्पादन प्रक्रिया में मेरे को लंबे समय तक साथ देगी।
जिसमें मूल्यह्रास की हानि शामिल होती है। हाँ जी, डेप्रिसिएशन लगता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, ए और सी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया बच्चों? डी। बिल्कुल अच्छे से रट्टा मार लीजिए, बिल्कुल ध्यान पूर्वक से। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा धूल गर्दा लग गया, इस पे साफ कर देता हूं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहता है बच्चों हमारा? परिवारों के द्वारा अपनी रसोई घर में उपयोग किया गया फूड प्रोसेस उदाहरण है। बच्चों एक चीज याद रखना, जब भी बोलते हैं ना क्वेश्चन में परिवारों के द्वारा, तो आपको तो आंख बंद करके आंसर लगा देना उपभोक्ता वस्तु। क्या लगा देना बच्चों? उपभोक्ता वस्तु। सर क्यों लगा देना है? क्योंकि जो परिवार, देखो अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं बच्चों? 4। एक होता है हमारा घरेलू क्षेत्र। क्या होता है बच्चों? घरेलू क्षेत्र, जिसे हम परिवार क्षेत्र भी कहते हैं। एक होता है बच्चों उत्पादन क्षेत्र, जिसे हम फर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फर्म। उत्पादन क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र। एक होता है हमारा सरकारी क्षेत्र। क्या होता है बच्चों? सरकारी क्षेत्र। और घरेलू क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, और आखिरी है बच्चों हमारा विदेशी क्षेत्र। कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लेगा कि अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं बच्चों? तो 4 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारे शुरू के 2 क्षेत्र हैं। तो जो घरेलू क्षेत्र होता है ना, या परिवार क्षेत्र, ये वस्तु तथा सेवाओं पे खर्च इसलिए करता है अपनी आवश्यकताओं जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो ऐसी वस्तु जिनका अपनी जरूरतों के लिए, नीड के लिए हम बच्चों खर्चा करते हैं, उनको कहते हैं हम उपभोक्ता वस्तु, कंजप्शन गुड्स। क्या कहते हैं बच्चों? कंजप्शन गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? चीनी के उत्पादन में गन्ना। देखो चीनी का उत्पादन करना है, तो इसमें हम गन्ने का जो यूज कर रहे हैं बच्चों, ये क्या कहलाएगा हमारा? पहले तो मध्यवर्ती वस्तु है, इंटरमीडिएट गुड्स है ना? ऐसी वस्तु जो दूसरे वस्तु के उत्पादन में प्रयोग में लाई जाती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? मध्यवर्ती वस्तु। तो क्वेश्चन नंबर 12 का अपना आंसर क्या हो गया बच्चों? सी। क्या हो गया बच्चों? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। यदि एक कार टैक्सी चालक, बहुत ध्यान दे देखना, ये इसमें कई बच्चे डाउट करते हैं, इसमें कई बच्चों का आंसर रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। यदि एक कार टैक्सी चालक के द्वारा, टैक्सी चलाने वाला एक बंदा है, वो क्या करता है के द्वारा टैक्सी खरीदी जाती है, तो वो टैक्सी क्या कहलाएगी? तो देखो बच्चों, वो बंदा जो कार ड्राइवर है, टैक्सी चलाना मतलब पैसे कमाने के लिए, तो पूंजीगत वस्तु है पहली तो, और वो उसका यूज भी करेगा, तो वो क्या कहलाएगी? अंतिम वस्तु। क्या कहलाएगी बच्चों? अंतिम वस्तु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी। इसमें बिल्कुल भी एक रत्ती का कोई आपके अंदर डाउट नहीं हो। दोनों में से अगर एक दिया तो आप पूंजीगत वस्तु लगा देना, या अगर दोनों ही को ऑप्शन में दिया तो पूंजीगत वस्तु। पहला तो वो पैसे कमाएगा जी, फिर उसके आगे कुछ करेगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कहता है टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन आदि उदाहरण हैं। भाई टीवी हो गया, रेडियो हो गया, वॉशिंग मशीन उदाहरण हो, ये कैसी वस्तु है? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है। देखो कंजप्शन गुड्स तो है, उपभोक्ता वस्तु यूज करते हैं। टिकाऊ वस्तुएं हैं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं, एकल उपयोग के योग्य वस्तु हैं, या पूंजीगत वस्तु है। तो बच्चों इसका तो आंसर आप लोग दे सकते हैं ना, ए, ऑप्शन नंबर ए। कैसी वस्तु है? टिकाऊ वस्तु, जो लंबे समय तक चलती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सी अर्ध टिकाऊ वस्तु है? अर्ध सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन सी है? भैया रेडियो है क्या? रेडियो एक बार खरीदेंगे ना, दादा दादा तक देखते थे, दादा का बेटा देखता था। कपड़े, हाँ जी, कपड़े थोड़ी चलते हैं। अब तुम भाई कपड़े पहन लेते होगे 10-20 साल है, तुमने जो पहने तुम्हारे बच्चे पहन रहे, अब नहीं चलते भाई, पुराने जमाने के कपड़े चलते थे ऐसे। ये हो सकता है। ठीक है, दूध तो बच्चों गैर टिकाऊ वस्तु है, ये ज्यादा देर सुबह लाओगे शाम को फट जाएगा, फ्रिज में रखोगे। पेट्रोल खोल के रखो, टंकी गायब। ठीक है, तो इसका सही उदाहरण हो जाएगा बच्चों 15वें का बी। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा हमारा? बी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है बच्चों? पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है। अगर हम पूंजी के स्टॉक में वृद्धि क्या कहलाती है? पूंजीगत हानि कहलाएगी ना, कैपिटल लॉस तो हो ही नहीं सकता। पूंजीगत लाभ कहलाएगा, ये लाभ हो सकता है, बट आगे देख लेते हैं। पूंजी निर्माण बच्चों, पूंजी निर्माण क्या है? पूंजी स्टॉक में वृद्धि क्या कहलाता है बच्चों? पूंजी निर्माण। क्या कहलाते हैं बच्चों? पूंजी निर्माण कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 17 अपना क्या कहता है? शुद्ध निवेश बराबर है, शुद्ध निवेश हमारा जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो किसके बराबर है? तो बच्चों सकल निवेश, देखो बच्चों सकल से ना, सकल से हमें अगर शुद्ध पर आना है तो माइनस होता है डेप। क्या माइनस होता है बच्चों? डेप। तो शुद्ध निवेश किसके बराबर होता है? और शुद्ध से सकल पे जाना तो प्लस होगा डेप, ठीक है? तो शुद्ध निवेश होता है बच्चों हमारा सकल निवेश प्लस मूल्यह्रास। सकल निवेश माइनस होना चाहिए यहां पे, माइनस, हाँ ये मिस प्रिंट है इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। ये लिखा वाला क्वेश्चन भी तो यहां पे भी वही है टैब पे, ये होगा बच्चों माइनस होगा, ठीक है? बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? थोड़ा इसे मिस प्रिंट है, इसमें देख लेता हूं मैं, थोड़ा देख के बताऊंगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, शुद्ध पूंजी निर्माण के कारण, अच्छा देखो शुद्ध पूंजी निर्माण हो रहा है, ठीक है? तो इसके क्या कारण क्या होगा बच्चों? उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, यही होगा आंसर। शुद्ध पूंजी निर्माण के कारण उत्पादन, प्रोडक्टिविटी क्या होगी हमारी? बढ़ जाएगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा हमारा? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बच्चों अपना, निम्नलिखित में से मूल्यह्रास का कौन सा कारण है? बच्चों मूल्यह्रास किसे कहते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों होता है भैया? टूट फूट हो जाने से हो जाएगा, हाँ सामान्य टूट फूट से हो जाएगा। बाढ़ के कारण ना, डेप्रिसिएशन बाढ़ के कारण तो नहीं, बाजार में आई गिरावट के कारण हानि ना बच्चों, सामान्य टूट फूट के कारण। क्या हो जाएगा आंसर? सामान्य टूट फूट के कारण, ठीक है? देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता अपना, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्याशित अप्रचलन का कारण है? कौन सा अप्रत्याशित अप्रचलन किससे होता बच्चों? प्राकृतिक आपदाओं से। किससे होता बच्चों? प्राकृतिक आपदाओं से होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्लियर हो गया बच्चों, प्राकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्याशित अप्रचलन का कारण कौन सा है? निम्नलिखित में से प्रत्याशित, अप्रत्याशित क्या होता है हमारा? प्राकृतिक आपदा। और अप्रत्याशित अप्रचलन का कारण कौन सा है? तो प्राकृतिक आपदा तो होगा ही नहीं, ये तो अप्रत्याशित अप्रचलन है। मांग में परिवर्तन और तकनीक में परिवर्तन, बी और सी दोनों। क्या हो गया बच्चों हमारा ऑप्शन? बी और सी दोनों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता होती है। हम बच्चों डेप्रिसिएशन, देखो हमें पता होता है कि भैया मेरा ये लॉस हो सकता है, तो उसके लिए मैं एक रिजर्व बना लेता हूं एक्स्ट्रा। तो वो रिजर्व की जरूरत क्यों पड़ती है भैया? पुनः स्थापन निवेश के लिए, दोबारा से निवेश करने के लिए। किस लिए होते हैं बच्चों? दोबारा से निवेश करने के लिए होती है। क्लियर है बच्चों? अभी देखिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बच्चों, स्टॉक पर, स्टॉक ये पर नहीं होगा, मिसप्रिंट है, चर। स्टॉक चर क्या होता है बच्चों? एक समय काल होता है, हां जी। अगत्यात्मक चर है, बिल्कुल सही बात है। स्टॉक क्या होता है? एक निश्चित समय बिंदु पर जो कोई भी वैल्यू मापी जाती है उसे कहता है स्टॉक। प्रवाह क्या होता है? समय अवधि, ठीक है? तो स्टॉक क्या बच्चों? समय काल होता है पहले तो, ये अगत्यात्मक होता है, अनचेंज्ड होता है। तो ए और बी दोनों, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है अपना? 24 कह रहा है बच्चों, प्रति इकाई समय अवधि पर मापी जाने वाली मात्रा क्या कहलाती है? बच्चों प्रति इकाई समय अवधि पर मापी जाने वाली अवधारणा कहलाती है हमारी स्टॉक चर। क्या कहलाते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर है बच्चों हमारा स्टॉक चर, ठीक है? अच्छा सॉरी एक सेकंड रुको, मैंने ये नहीं देखा समय अवधि। बच्चों समय अवधि, टाइम पीरियड, प्रवाह, सॉरी बच्चों सॉरी, बिल्कुल बाप, ठीक है? क्या कहलाएगी? प्रवाह कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? प्रवाह, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, परिवारों को आय किस चर का उदाहरण है? बच्चों परिवारों को आय प्राप्त हो रही है, ये स्टॉक चर है, प्रवाह चर है। स्टॉक तथा प्रवाह दोनों है। जो आय होती है ना, एक तरह का हमारा फ्लो होता है बच्चों, प्रवाह होता है। क्या होता है बच्चों? प्रवाह, ठीक है? आय हमारी इनकम, पैसा, मेरे पास पैसा है,
आज मैं कमा रहा हूं, मेरे पास 10,000 है, क्या उसको स्टॉक करके रख सकता हूं? नहीं रख सकता बड़े भाई, निकल जाना है। तो आय कैसी एक अवधारणा बच्चों? आय हमारी इस प्रवाह अवधारणा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर है? भैया पूंजी पर ब्याज नहीं, मुद्रा पर ब्याज नहीं, दिल्ली तथा, हाँ देखो स्टॉक पूछ रहा ना, स्टॉक दिल्ली और मनाली के बीच की जो दूरी होगी वो चेंज तो हो नहीं सकती बच्चों। चेंज हो सकती है क्या? फ्लो हुआ है क्या? नहीं। और स्टॉक क्या होता है? अनफ्लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह चर नहीं है? इनमें से बता रहे हैं कौन सा प्रवाह नहीं है, मतलब कौन सा स्टॉक है। तो बच्चों इसका तो मुद्रा पूर्ति। मुद्रा पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है, मनी के चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को मुद्रा पूर्ति कैसी अवधारणा बच्चों, स्टॉक, ठीक है। अच्छा, इससे हमें पता चलता है कौन सा प्रवाह चर नहीं है, मतलब भाई प्रवाह, आय प्रवाह है, आय जैसे आपने क्वेश्चन में देखा था। पूंजी निर्माण एक प्रवाह है। छत की टंकी का पानी रिस रहा है, निकल रहा है भाई, तो प्रवाह है। और रुका हुआ है तो क्या है? स्टॉक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? दिल्ली तथा आगरा के बीच की 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली कार सम्मिलित करती है। बच्चों दिल्ली और आगरा के बीच में एक कार है, वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया 120 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चले। तो बच्चों देखो, दूरी तो इसकी हो गई हमारी स्टॉक, और इसकी जो भाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ये स्टॉक भी हो सकता है और प्रवाह भी हो सकता है। क्यों भाई? क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है अपना? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, परिवारों के द्वारा फर्मों को कारक सेवा प्रदान किए जाने पर होता है। देखो कारक सेवा जब जाती है ना बच्चों, तो उसे कहते हैं हम वास्तविक प्रवाह। क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है तो वास्तविक प्रवाह, और मुद्रा या आय का प्रवाह हो रहा है तो उसे कहते हैं हम मौद्रिक प्रवाह। क्लियर है बच्चों? पक्का क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आय के चक्रीय प्रवाह का कारण है। आय का चक्रीय प्रवाह क्यों होता है भैया? आय का चक्रीय प्रवाह सरकारी हस्तक्षेप से हो सकता है, नहीं हो सकता। वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन, वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादक तथा परिवार क्षेत्रों के बीच परस्पर निर्भरता, हाँ जी। घरेलू क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं, इसीलिए होता है हमारा आय का चक्रीय प्रवाह। ठीक है बच्चों, बस इस वीडियो में 30 क्वेश्चन करते हैं। अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर आएंगे। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने एक दोस्त के साथ और एक स्कूल ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिएगा।